वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है तारकेश्वर आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद ने की थी और सेकंड है तारकेश्वर आंदोलन बंगाल के जमींदारों के खिलाफ शुरू किया गया था। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला कथन सही है ना तो दूसरा। तो तारकेश्वर जो आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो स्वामी विश्वानंद ने, ना कि सहजानंद। तो स्वामी विश्वानंद थे जिन्होंने तारकेश्वर आंदोलन शुरू किया था 1924 में। ठीक है, कब किया था, 1924 में। तो तारकेश्वर आंदोलन शुरू क्यों हुआ, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया था। कहां पर, बंगाल में, ना कि जमींदारों के खिलाफ। किसके खिलाफ था, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। 32nd क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ वांडीवॉस है, बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ स्वाली है। ठीक है, मुझे पता है कुछ बच्चों को सारी डेट्स नहीं याद होंगी, एक दो याद होंगी, किन्हीं को पूरी डेट आती है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन में आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना होता है, अगर आपको डेट नहीं भी याद है तो भी। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले समझिए स्वाली का युद्ध, प्लासी दिमाग में लाइए, तो प्लासी के बाद ही हुआ आपका बक्सर का, और बक्सर से पहले वांडीवॉस का युद्ध हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर स्वाली का युद्ध। तो सबसे पहले सोचिए क्यों, कौन सा युद्ध हुआ होगा। लास्ट में सबसे हमारा कौन सा जा रहा है, वो जा रहा है बक्सर का। अब देखिए सब में 111 3 ऑप्शन में दिया गया, एक ऑप्शन हमने हटा लिया। दूसरी चीज, एक चीज की ये है कि स्वाली का सबसे पहले हुआ था, 4 जिसमें सबसे पहले है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब एक एक करके मैं डेट बताने जा रही हूँ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ। वांडीवॉस का रट लीजिए, जो जो क्वेश्चन में आप कर लेते हैं ना वो डेट आपको नहीं भूलनी चाहिए। 1760 में। प्लासी सबको याद है 1757 में।
स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में सबसे पहले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 33rd क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब जैन धर्म के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहला है जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व के विचार को खारिज कर दिया। सेकंड है जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। और थर्ड है जैन धर्म बहुदेववाद में विश्वास करता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है हर बार ना कि ईश्वर का अस्तित्व तो ये लोग मानते थे कि नहीं मानते थे, पुनर्जन्म में मानते थे या नहीं। बहुत जैन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज जैन धर्म का मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दे रही हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जैन धर्म ने ईश्वर के जो अस्तित्व है ईश्वर का, उसको खारिज कर दिया था। जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास रखा गया और जैन धर्म ना बहुदेववाद में भी विश्वास करता था। जैन धर्म ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में मुख्यतः मगधी में लिखे गए। तो दिए गए जितने भी कथन हैं इसमें वो सारे के सारे सही हैं। 34th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? द फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास द्वारा, न्यू इंडिया किसने पब्लिश की? जवाहरलाल नेहरू, बंगदूत स्वामी विवेकानंद और वंदे भारत एनी बेसेंट। कोई एक इनकरेक्ट है, कौन सा हो जाएगा वो? माफ कीजिएगा, कोई एक सही है, 3 गलत है, वो हमें बताना है। पहला हो जाएगा द फ्री हिंदुस्तान, किसका है? तारकनाथ दास, पहला करेक्ट हो गया, आंसर मिल गया। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये सब किसकी हैं? एनी बेसेंट की हैं, तो जवाहरलाल नेहरू गलत दिया गया है। नेक्स्ट है बंगदूत, बंगदूत किसकी है? राजा राम मोहन राय की, बंगदूत राजा राम मोहन राय। और वंदे मातरम थी मैडम भीखाजी कामा की। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों इनकरेक्ट थे। जो भी एक बार में नहीं सुन पा रहे हैं या कहीं भी डाउट लगता है तो आप एक बार वीडियो रिपीट करके स्लो कर लिया कीजिए, तो आप लिखना चाह रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 35th क्वेश्चन देखिए, बरेली में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसको दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? अब 1857 का आपको विद्रोह से रिलेटेड जितनी भी डेट है इंपॉर्टेंट, कब कहाँ शुरू हुआ ये याद रखना है, कहाँ पर कितने समय खत्म हुआ, उस जगह कौन कौन लड़ रहा था उस क्षेत्र से, और उस क्षेत्र में किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह को दबाया था, सब करा चुकी हूँ। जो भी क्लासेस नहीं तैयार हैं वो आप नीचे कमेंट किया कीजिए, वो क्लास आपको फिर से मिल जाएगी। लेकिन टॉपिक इसी तरह प्रिपेयर होंगे और क्वेश्चन इसीलिए कराए जाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन आपको रिपीट होकर के आएगा, बट इससे रिलेटेड भी तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना। तो बरेली में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? जनरल जॉन निकोलसन ने, मेजर हडसन ने, ह्यूग्रोज ने या कॉलिन कैम्पबेल ने? देखिए और उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि कैम्पबेल ने बरेली में 5 मई 1858 को कब्जा किया था अंग्रेजों ने फिर से। तो 5 मई 1858 को कॉलिन कैम्पबेल ने बरेली में विद्रोह को दबाया था। इतना तैयार हो गया। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है। मेयो, रिपन, जॉनसोर और हार्डिंग, इनमें से बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो मेयो के समय पर सांख्यिकी सर्वेक्षण को स्थापित किया गया था। मेयो का टाइम पीरियड क्या था? 1869 टू 1872, याद रखिएगा टाइम पीरियड मेयो का था। अब इन्होंने जो पहली बार जो जनगणना हुई भारत की, वो किसके समय पर हुई थी? मेयो के समय पर ही हुई थी, 1871 में। इसके द्वारा कुछ और भी कार्य किए गए जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना मेयो के समय पर इसी ने कराई थी। सड़कों, रेल मार्गों और नहरों का विस्तार भी इसी के समय पर हुआ। और 1872 में सैयद अली अफरीदी के द्वारा मेयो की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके कार्यकाल के दौरान ही ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। लिस्ट ए में निरंकारी, अरबीपुरम, निष्काम कर्म और नामधारी दिए गए हैं। इनसे जुड़े हुए बाबा दयाल दास आंदोलन और बालक सिंह, धोंदो केशव कर्वे और श्री नारायण गुरु आंदोलन, ये इसमें बताना है इनको मैच करके। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? निरंकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले बाबा दयालदास, निरंकारी आंदोलन। ठीक है। अरबीपुरम आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो श्री नारायण गुरु द्वारा। निष्काम कर्म, ये याद रखिएगा, इसके हो जाएंगे धोंदो केशव कर्वे और नामधारी, इनके हो जाएंगे बालक सिंह, नामधारी आंदोलन। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बट आंसर देख लीजिए।
38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों कथन देखिए। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत बापूजी अणे ने की थी। महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। थर्ड है, जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। उत्तर देखिए, वीडियो पॉज कीजिए। आपने अपना उत्तर देख लिया हो तो अब मैं आंसर बताऊंगी। देखिए, जंगल सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो बापूजी अणे ने की थी, करेक्ट है। तो वन्य सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था और इसे बापूजी अणे द्वारा पुसाद मध्य प्रांत जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ में यहाँ से शुरू किया गया था। तो जो यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया वो गलत है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ होगा और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। 39 क्वेश्चन देखें। चलिए, तो फिर से स्टेटमेंट है कुछ और देख करके बताएंगे कौन सा करेक्ट है। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधीन स्पंदन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका जो एम था वो मध्यम और उच्च वर्ग के छोटे वर्ग को शिक्षित करना था। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत मैकाले ने 1835 में अपने प्रसिद्ध मैकाले माइनूट्स में पेश किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो मध्यम और उच्च वर्ग के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करना था, क्योंकि कंपनी इसे लक्ष्मी सागर मानती थी। तो यहाँ पर देखिए, मतलब इनका ये कहना था, जो मैकाले था 1835 में इनका माइन्यूट आया था, जिसमें इन्होंने बताया कि उच्च वर्ग को हम शिक्षित करेंगे, उन्हीं से छन छन करके ज्ञान क्या होगा, निचले वर्ग तक पहुंच जाएगा। इसी को ही हम बोलते हैं अधोन स्पंदन का जो सिद्धांत है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये इन्होंने दी थी। दादा भाई नौरोजी से कौन सी थ्योरी जुड़ी थी वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। 40वां प्रश्न देखिए, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? कमला चट्टोपाध्याय, कित्तूर चेन्नम्मा, लक्ष्मी सहगल या अरुणासफ अली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी सहगल ने। इससे रिलेटेड प्रश्न आया था ना, तो अब देखिए ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मी सहगल ने किया था। 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस के समय पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी, महलवाड़ी कैप्टन रीड? कौन से करेक्ट है? कोड देख करके बताएंगे। तो जमींदारी व्यवस्था किसके समय पर आई थी? कॉर्नवालिस के समय पर 1793 में, करेक्ट हो गया। रैयतवाड़ी इस समय कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो थे, जिनके द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। तो यहाँ पर 1792 में कैप्टन रीड थे, ये गलत हो जाएगा। और महालवाड़ी मैकेंजी, माँ से माँ कनेक्ट कर लीजिएगा तो शायद याद रहे। महालवाड़ी प्रणाली किसके समय पर थी? मैकेंजी 1822 में। तो सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, पहला सही, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। फिर से समझ लीजिए, जमींदारी प्रथा लाई गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा में, जो 1793 में थी, और रैयतवाड़ी कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो थे 1792 में। महालवाड़ी मैकेंजी के समय पर 1822 में। 42वां क्वेश्चन देखिए, नासिक षड्यंत्र से कौन जुड़ा था? खुदीराम बोस, रासबिहारी बोस, सचिन सान्याल या वीडी सावरकर? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वीडी सावरकर। ये नासिक षड्यंत्र केस सबसे पहले हुआ कब? तो डेट याद कर लीजिए, 1909 में। ठीक है, तो जैक्सन थे नासिक के मुख्य मजिस्ट्रेट थे। इनकी अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने हत्या कर दी और मुकदमे के दौरान पता चला कि सावरकर ने भारत में 20 पिस्तौलें भेजी थी, जिनमें से एक का इस्तेमाल किसमें किया गया था? जैक्सन की हत्या में। तो सावरकर पर जैक्सन की हत्या का आरोप लगाया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। याद रखिएगा, ये कौन सा है? नासिक षड्यंत्र केस। तो इससे कौन जुड़े थे? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जैक्सन की हत्या की थी, जिसमें पता चला था कि वीडी सावरकर शामिल थे, मतलब इन्होंने पिस्तौलें भेजी थी, तो इन पर हत्या का आरोप लगाकर आजीवन कारावास दिया गया था। पहला क्लियर हो गया, 1909 का नासिक षड्यंत्र केस। दूसरा जो खुदीराम बोस और दिए गए प्रफुल्ल चाकी, ये किससे संबंधित थे? वो मुजफ्फरपुर जो षड्यंत्र था, मुजफ्फरपुर वाला केस, कॉन्स्पिरेसी थी वो। और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में जुड़े थे रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ पर वीडी सावरकर करेक्ट है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर क्वेश्चन में मैं वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ जो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए और भी फैक्ट्स तैयार हो जाएं। क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। 43rd क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? संगम राजवंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। सलुव राजवंश, नरसिम्हा तुलुव राजवंश, नरसा नायक, अराविदु राजवंश, अच्युत राय। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं लग रहा है तब भी ढंग से याद कर लीजिए।
तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन डी, बाकी सही है। संगम, हरिहर और बुक्का, सालिव नरसिम्हा, तुलुव नरसानायक। अराविदु जो राजवंश था इसकी स्थापना हुई 1570 में, 1570 में तिरुमाला राय ने इसका जो है स्थापना की थी, तिरुमाला राय। 44th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के किस शासक ने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी? सिहाबुद्दीन अहमद ने, महमूद बेगारा ने, बहादुर शाह ने या मुजफ्फर शाह प्रथम ने? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सिहाबुद्दीन अहमद ने की थी, या अहमद शाह प्रथम भी इसे कहते हैं। 1411 में, 1411 में अहमदाबाद शहर की स्थापना हुई थी और उन्होंने गुजरात की राजधानी को पाटन से अहमदाबाद स्थानांतरित किया था। गुजरात में हिंदुओं पर जजिया लगाया गया इनके द्वारा और माणिक चंद और मोती चंद को सरकार में नियुक्त भी किया गया था। किसने? सिहाबुद्दीन अहमद ने। 45th क्वेश्चन देखते हैं। कांकरिया एक कृत्रिम झील दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा विकसित की गई थी? सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन अहमद शाह, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन अहमद शाह के द्वारा कांकरिया झील का निर्माण किया गया था, जिसे 1451 में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने विकसित किया था। 46th क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन देख करके आप अपना आंसर नोट किया करिए। आदि ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किस संत के छंद या कविताएं शामिल हैं? रविदास, बाबा फरीद, कबीर या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के हैं। तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जन देव ने किया था। इसमें गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव, इनके शब्द शामिल हैं। इसमें कबीर, रविदास, भगत भीकन और चिश्ती संत बाबा फरीद के पद, बानी या फिर कविताएं भी शामिल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आदि ग्रंथ। 47th क्वेश्चन देखिए। किताबुल रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज, इब्न बतूता, जिया नक्शबी या हसन निजामी? तो रेहला किसने लिखी थी? रेहला से याद आ जाएगा आपको, तो किताबुल रेहला लिखी थी इब्न बतूता ने, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इसमें दिल्ली सल्तनत का जो विस्तृत विवरण है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तूतीनामा, ये जिया नक्शबी द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखी गई थी, तूतीनामा, ठीक है। नेक्स्ट है हसन निजामी ने ताज उल मासिर लिखा था, ताज उल मासिर, जिसमें इन्होंने इल्बरीज के इतिहास का विवरण दिया था। हसन निजामी ताजुल मासिर, याद रखिएगा। 1260 तक मुस्लिम राजवंश का जो इतिहास है वो मिन्हास उस सिराज ने अपनी पुस्तक में लिखा था। उसका नाम था ज़बाक़त-ए नासिरी। क्या थी? ज़बाक़त-ए नासिरी। देखिए, अब आप सभी की शिकायतें दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे मैम टाइम बढ़ा दीजिए और क्वेश्चन भी इनकेस कीजिए। तो अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं और बिल्कुल भी डाउट पे मत आइए। जैसे ही आपके एग्जाम डेट और बाकी चीज़ें क्लियर होती हैं, मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराने वाली हूँ आपके ROE एग्जाम के लिए। तो 48 क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश के शासकों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मुबारक शाह, खिज़्र खां, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। टाइम नहीं भी याद है तो भी आपको इनका टाइम पीरियड याद होना चाहिए, ठीक है। तो सैयद राजवंश ने शासन कब तक किया? 1414 से 1551 तक किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते कौन था? खिज़्र खां था, जो कि संस्थापक था। खिज़्र खां से ही आपको पता चल जाएगा, सेकंड ऑप्शन पहले है, सेकंड और 3 में दिया गया है। खिज़्र खां संस्थापक था और खुद को रैयते आला कहता था। नेक्स्ट है मुबारक शाह। इसके बाद कौन आएगा? मुबारक शाह। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1421 से 1434। और मुबारक शाह के बाद आ जाता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1421 से 1434 तक रहता है और फिर 34 से 45 तक मोहम्मद शाह रहता है, ठीक है। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन आलम शाह आता है 1445 से 1451 तक। फिर से सुन लीजिए, खिज़्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। ये अंतिम शासक था। इसके बाद बहलोल लोदी 1451 में दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और लोधी राजवंश की स्थापना होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2134, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखें। अंडमान और निकोबार द्वीप पर किस चोल शासक ने कब्जा कर लिया था? विजयालय ने, राजेंद्र प्रथम ने, आदित्य फर्स्ट ने या राजाधिराज ने? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था। चोल शासक था। 50th क्वेश्चन है। 50वां प्रश्न है, इलियास शाही राजवंश ने शासन किया कहाँ पर? बंगाल, जौनपुर, कश्मीर या उड़ीसा में? तो इलियास शाही वंश के जो शासक थे शमशुद्दीन,
ये था जिसने बंगाल में इलियास शाही राजवंश नामक नए राजवंश की स्थापना की थी। पूरे बंगाल को अपने शासन में लाया था और नेपाल और उड़ीसा पर भी हमला किया था। कब तक शासन किया? 1345 से 1358 तक शासन किया था। फिर सिकंदर शाह और गयासुद्दीन आजम शाह आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कहाँ पर? बंगाल में शासन किया था। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लेकर के मैं अगली क्लास में आती हूँ। पेड कोर्स के लिए आपको कोशिश करनी है जो आपके पास समय है। अभी देखिए यूपीपीसी 2025 का फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं फिल किया है। फिल करके आप अपनी प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन अभी से शुरू कीजिए। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको मेंस और प्री दोनों की प्रैक्टिस कराई जा रही हो और आप आसानी से इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर सके। जो गलतियां हुई हैं या जिस प्रकार से नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, अब आगे लगिए। और इसके साथ में आरओ एग्जाम में पहचानिए आपकी अभी क्या कमी रह गई है जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।